हेलो माय डियर स्टूडेंट, बिहार सिलेक्शन की 247 में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ का टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। यानी इस टॉप 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में टॉप 20 क्वेश्चन जो लेकर आए हैं, इस 20 क्वेश्चन में हम लोग एक एक क्वेश्चन को जिक्र करेंगे। यह क्वेश्चन बीएसएससी, एसएससी रेलवे, एएलपी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल आदि सभी एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर इस मैथ के क्लास में आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप लोगों का भाई आप लोगों के समक्ष एनी टाइम खड़ा है। आप लोगों को इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करना है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, किसी सवाल में तो इस नंबर पर कॉल कीजिए और सीधा कांटेक्ट कीजिए, आपकी समस्या का समाधान होगा। चलिए हम लोग एक एक नंबर से पूरे सवाल पर आज हम लोग जिक्र करते हैं। क्वेश्चन लिखते जाना है और बनाते जाना है। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है संख्या 2000 का 12% का 8% कितना होगा। संख्या 2000 का 12% का 8% कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं, चलिए अब बनाइए इसको। देखिए क्या है, संख्या कितना दिया हुआ है 2000, लिख दीजिए 2000 का कितना प्रतिशत कह रहा है 12%, लिख देंगे 12। और इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, इसी 12 को 100 से भाग देना है। फिर क्या लिखा हुआ है, का गुना, और क्या लिखा हुआ है 8%, फिर लिखेंगे 8 और फिर प्रतिशत चिन्ह हटाने के लिए फिर इसको 100 से भाग दे दीजिए। अब देखिए कहाँ कहाँ कट रहा है। इस डबल जीरो के साथ ये डबल जीरो कट जाएगा, उसके बाद फिर इस जीरो के साथ ये जीरो कट जाएगा, उसके बाद काटिए इस 2 से इस 10 को काट दीजिए, 5 दूना 10 कट जाएगा। और कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, सब गुना कीजिए। 12 गुना 5 8 बटे 5, 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96 बटे 5। क्या हो गया इसका 96/5, इसका क्या हो गया आंसर। अगर कभी कभी इस टाइप के सवाल को दशमलव में जब दे देगा तो हम लोग को क्या करना होगा, भाग देकर के फिर दशमलव में लाना पड़ेगा। भाग देंगे तो आंसर दशमलव में आएगा। चलिए दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं। इसमें कोई तरह का दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि कोई परेशानी नहीं हुआ होगा इसमें। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। दूसरा नंबर कह रहा है किसी संख्या के 16% का मान 48 है तो वह संख्या क्या होगी। किसी संख्या के 16% का मान 48 है तो वह संख्या क्या होगी।
क्या होगी। चलिए आगे लिखते हैं, वह संख्या, यहाँ से लिख लीजिए, वह संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए क्या कहता है, इसमें कहा क्या रहा है, बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन में ट्रिक छिपा हुआ है। सारे क्वेश्चन को हम लोग जब बनाएंगे तो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ बनाएंगे, स्थिर से बनाएंगे, जिसमें कि किसी तरह कोई समस्या नहीं हो, और जितना रिवीजन कीजिएगा बस उतना चमकेगा। कहावत है, सोना को जितना हम लोग पीटते हैं उसी तरह से उतना चमकता है। तो मैथ भी सोना से कोई कम नहीं है, इसको भी हम लोग जितना रिवीजन करेंगे, जितना रिपीट करेंगे, उतना ही चमकता है। तो कहता है 16% का वैल्यू कितना है, 48 है। तो लिख सकते हैं इसको हम लोग ऐसे, 16%। 16% का वैल्यू कितना है, 48। तो हम लोग को क्या करना है, 1% निकालिए। 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 48/16। 1% का वैल्यू 3। और हमेशा परसेंटेज कितना का होता है, 100% होता है। परसेंट कितना में होता है, 100 में। तो हम लोग को भी 100% निकालना है। तो 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100% लिखेंगे, 100% का वैल्यू, तो 3 गुना 100, 300। एक एक सवाल में ट्रिक छिपा हुआ है और बिल्कुल आसान है। इसको हम लोग मान करके भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 16% का वैल्यू कितना दिया है, 48। तो हम लोग इसको ऐसे मान सकते हैं, माना कि कह रहा है किसी संख्या के 16% का मान 48 है, तो वह संख्या क्या है। मान लीजिए जो संख्या हम लोग को निकालने के लिए कह रहा है वह संख्या x है। तो इसी x का वैल्यू जो दिया हुआ है 16% में 48 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 16/100 बराबर क्या है, 48। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यानी हम इसको क्या मान लिए, पूरी संख्या को x मान लिए, और 16% का वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है। तो हमको प्रतिशत चिन्ह को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना है। 100 से भाग दिए, अब काटिए, 4 चौके 16, 25 चौके 100। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इसके साथ कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 4x बराबर 25 गुना 48। अब काटिए, 16 तिया 48, 12 चौके 48, यहाँ पे कट गया ना, 12 चौके 48 कट गया। अब x बराबर क्या हो गया, 25 गुना 12, 25 को 12 से गुना करेंगे फिर भी 300 होगा। इस तरह से भी बना सकते हैं, और इसको हम x मान करके भी बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है किसी संख्या का पूर्णांक 600 है। तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है, किसी संख्या का पूर्णांक 600 है। यदि एक विद्यार्थी एक विद्यार्थी
480 अंक 480 अंक प्राप्त करता है तो वह कितना प्रतिशत प्राप्त किया कहता है किसी संख्या का पूर्णांक 600 है। यदि एक विद्यार्थी 480 अंक प्राप्त करता है तो वह कितना प्रतिशत प्राप्त किया। ठीक है, बनाइए। कीजिए कोशिश, देखिए बनता है कि नहीं बनता है। चलिए देखते हैं। इसका टोटल पूर्णांक कितना दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है। टोटल पूर्णांक कितना है, 600, लिख दीजिए 600। और लाया कितना, 100। देखिए टोटल में कितना लाया है, 480 अंक लाया है। तो जो अंक प्राप्त करता है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, ऊपर। यहाँ लिख दीजिए प्रतिशत बराबर। और जो टोटल अंक है उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे। और प्रतिशत में बदलने के लिए इसको 100 से कर दीजिए गुना। चलिए काटिए, डबल जीरो के साथ ये डबल जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना, 480 और नीचे 6 बचा हुआ है। तो लिख दीजिए 6 अट्ठे 48, कट जाएगा और ये जीरो आ जाएगा। तो क्या हो गया, 80%। ये इसका आंसर हो गया। कुछ भी नहीं करना है, इस टाइप का क्वेश्चन जवाब प्रतिशत में बदलने के लिए कितना प्रतिशत ला रहा है। कोई विद्यार्थी मैट्रिक में 272 अंक लाया और फुल पूर्णांक अगर 500 है तो वह कितना प्रतिशत लाया, ये हमको निकालना है। इंटर में 420 नंबर लाया, फुल पूर्णांक 500 है तो कितना परसेंट हुआ। इस टाइप का क्वेश्चन निकालने के लिए हम लोगों को जो मार्क लाता है उसको ऊपर रखना है और टोटल पूर्णांक को कहाँ रखना है, नीचे रखना है, 100 से गुना कर देना है। कुछ भी नहीं करना, यानी जो नंबर लाया उसको कहाँ रखना है, ऊपर में रखना है। और जो टोटल मार्क जो है, टोटल पूर्णांक जो है उसको रखना है नीचे, 100 से गुना कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है इसमें। उसी तरह से ये भी था, कुछ नहीं था, बिल्कुल आसान था। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर चौथा नंबर सवाल कहता है किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी में से 450 विद्यार्थी पास हुए। विद्यार्थी कितना थे, किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी थे। टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना था, 500। विद्यार्थी में से 500 विद्यार्थी
में से 450 विद्यार्थी 450 विद्यार्थी पास हुए तो फेल विद्यार्थी का प्रतिशत कितना होगा? फेल विद्यार्थी का प्रतिशत कितना होगा, है ना? चलिए बनाते हैं। अब इसमें देखना है कि टोटल विद्यार्थी कितना है। कहता है किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी कितना थे? 500। 500 विद्यार्थी में पास कितना हो गया? 450 विद्यार्थी पास कर गया। यहाँ लिख देना है 500 में पास कितना हुआ? 450। तो कहीं फेल कितना प्रतिशत, वो कितना विद्यार्थी किया होगा? 50 विद्यार्थी। 50 विद्यार्थी क्या किया है? फेल किया है। इसी 50 विद्यार्थी को प्रतिशत में पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत फेल किया। तो हम लोग क्या करेंगे? 50 बटे टोटल विद्यार्थी कितना है? 500, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 से गुना करना पड़ता है। 100 से गुना कर। अब देखिए कहाँ कहाँ कौन कौन कट रहा है, किसके साथ। इस डबल जीरो को डबल जीरो के साथ काट सकते हैं, और इस 5 को 50 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, पूरे कट जाएगा। तो क्या होगा ये? 10%। फेल विद्यार्थी का कितना संख्या क्या है? 10%। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इस सवाल में, बिल्कुल आसान है। एक बार फिर से समझ लीजिए। कहता है किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी में से 450 विद्यार्थी पास हुए तो फेल विद्यार्थी का प्रतिशत कितना होगा? टोटल विद्यार्थी कितना थे? 500, जिसमें पास कितना किए? 450। तो देखेंगे फेल कितना किए। तो 500 में 450 अगर पास हो गए तो फेल वही 50 किए। तो यही 50 को हम लोग को पूछ रहा है परसेंटेज में कितना होगा। तो 50 बटे 500 टोटल संख्या गुना परसेंटेज में बदलने के लिए 100। इस डबल जीरो को इस डबल जीरो के साथ काट देंगे, 5 को यहाँ इस 50 से भाग देंगे, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10%। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा समझ में आया होगा। छोटा छोटा ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा समझ में आता होगा। इस तरह से चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए क्या कहता है। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है किसी कक्षा में 2000 विद्यार्थी हैं। किसी कक्षा में 2000 विद्यार्थी हैं तथा लड़का 60% है, तो
लड़कियों की संख्या क्या होगा? लड़कियों की संख्या क्या होगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। कह रहा है किसी कक्षा में 2000 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक ना? बस किसी कक्षा में 2000 विद्यार्थी हैं तथा लड़का 60% है, तो लड़कियों की संख्या क्या होगा? चलिए बनाइए। इसमें देखिए क्या करना है, लिखना है लड़का और यहाँ लिखना है लड़की। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए इसमें दिया हुआ है लड़का कितना परसेंट दिया हुआ है, 60%। जाहिर सी बात है, अगर लड़का 60% है तो लड़की की संख्या क्या होगा, 40%। और यही 40% संख्या में कितना है पूछ रहा है, तो हम लोगों को क्या करना है, इसी को संख्या में निकाल देना है। तो लिखिए 2000 का 40% निकाल दीजिए। 2000 गुना 40/100। ये डबल जीरो के साथ डबल जीरो काट दीजिए, क्या बचा, 20 गुना 40, ये हो जाएगा 800। संख्या में क्या होगा, 800। इसी को हम लोग कुछ मान करके भी बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे भी इसको हम लोग बना सकते हैं। इस 40% का मान हमको निकालना है, तो इसी 40% का मान क्या है, 2000 मान लेंगे। नहीं रहने दीजिए, ठीक है, यही आसान है, लेंदी हो जाएगा। अगर हम मान करके बनाते हैं थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, छोड़ दीजिए, बस यही काफ़ी है। अगला सवाल देखिए, छठा नंबर। छठा नंबर क्या कहता है, मिटा करके लिख देते हैं। चलिए देखिए सवाल क्या कहता है, किसी व्यक्ति द्वारा अपने आय का किसी व्यक्ति द्वारा अपने आय का 10% शिक्षा पर, 10% शिक्षा पर 20% भोजन पर, 20% भोजन पर तथा 40% कपड़ों पर खर्च करे, तो कपड़ा पर कितना खर्च कर रहा है, 40%।
पर खर्च करे तो उसका कुल आय क्या है? उसका कुल आय क्या होगा? उसका कुल आय क्या होगा यदि उसका बचत जो बचा रहा है, यदि उसका बचत रुपया में दिया हुआ है 2700, उसका बचत 2700 रुपया है। ठीक है, देखिए एक बार पढ़िए क्वेश्चन को। कहता है किसी व्यक्ति द्वारा अपने आय का 10% शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है? 10%। उसके बाद भोजन पर कितना कर रहा है? 20%। फिर कपड़ा पर कितना कर रहा है? 40% कपड़ा पर भी खर्च कर देता है। और बचाता कितना है? 2700 रुपये बचा रहा है। तो उसका कमाई कितना है? मंथली उसका इनकम क्या है? तो पहले लिखिए टोटल खर्च, टोटल एक्सपेंडिचर है ना, टोटल खर्च क्या है? 10% प्लस 20% प्लस 40%। तो कितना हो जाएगा? 10, 20, 30, 30, 40, 70%। इसका खर्चा कितना है? 70%। जबकि इसको कमाई कितना होता है? 100% होता है। ये 100% कमाता है और 70% क्या कर देता है? खर्च कर देता है। और कहीं ना कहीं यही 70% जो इसके 30% जो बचता है, तो यही 30% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2700। यानी यही बचत इसका क्या हो रहा है? 2700 रुपया हो रहा है। तो 1% का कितना हो जाएगा? 2700 बटे 30, काटिए इसके साथ ही कट जाएगा। 9 तिया 27, 0 आ जाएगा। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90। और परसेंटेज हमेशा किस में होता है? 100 में होता है। तो 100% का निकाल दीजिए। 100% 90 गुना 100 हो जाएगा 9000। 9 3 0 बस। ये क्या है? इसका मंथली कमाई है। एक बार फिर से समझिए इसको। देखिए कह रहा है किसी व्यक्ति द्वारा अपने आय का 10% शिक्षा पर कितना खर्च करता है? 10%। उसके बाद 20% किस पर खर्च कर रहा है? भोजन पर। और 40% खर्च कर रहा है कपड़ा पर। फिर जो इतना खर्च कर लेने के बाद उसका बचत कितना हो जाता है? 2700 रुपया बचा भी लेता है। तो पहले सब खर्चा को जोड़ लेंगे। कितना खर्चा हुआ? 10% ही खर्च हुआ, 20% ही खर्च हुआ, 30%, 40%, फिर ये खर्च हुआ। 40, 30, 70, टोटल खर्च कितना हो गया इसका? 70%। और आमदनी जो होता है 10 रुपया हो, 5 रुपया हो, 1 रुपया भी हो, अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। तो 100% का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर पहले देख लिए 100% में 70% क्या कर देता है? खर्च कर देता है। तो बचा कितना इसका? 30%। यही 30% का वैल्यू दिया हुआ है 2700 रुपया। तो 30% का वैल्यू 2700 रुपया दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है? 1% निकालना है। तो 2700 बटे 30, 90 आ जाएगा। और फिर 100% निकाल देना। 100% क्या हो जाएगा? 90 गुना 100, 9000। उसका 9000 रुपया क्या है? मंथली कमाई है। चलिए सवाल नंबर 7वां में आ जाइए। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा समझ में आया होगा। कोई दिक्कत तो कमेंट कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो रहा है किसी सवाल में तो कमेंट कीजिए। रिप्लाई जरूर मिलेगा। चलिए देखते हैं।
7वां नंबर सवाल। सातवां नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। कराए गांव की जनसंख्या। एक गांव की जनसंख्या 8,000 है। गांव की जनसंख्या कितना है? 8,000 है। आदि 20%। यदि 20% की दर से प्रति वर्ष कमी हो तो 2 वर्ष पहले उस गांव की जनसंख्या क्या थी? कमी कितना हो रहा है प्रत्येक वर्ष? 20% का कमी कह रहा है। तो 2 वर्ष पहले उस गांव की जनसंख्या क्या थी? तो कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में गांव की जनसंख्या क्या है? 8,000 है। और 20% का कमी हो रहा है प्रत्येक वर्ष। 20% का कमी हो रहा है। 2 वर्ष पहले क्या था? तो बढ़कर के ही होगा। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। वर्तमान जनसंख्या कितना दिया हुआ है? 8,000। कोई दिक्कत नहीं। और कमी कितना का हो रहा है? 20% का। जब देखिए जब भी कमी हो तो इसको क्या करना है? 100 से घटा करके लिखना है। और वृद्धि हो तो 100 में जोड़ करके लिखना है। यहाँ पे क्या कह रहा है? 20% की कमी कह रहा है। तो कमी कहेगा तो क्या करेंगे? 100 से घटा करके लिखेंगे। तो लिख देंगे 100/80। क्या लिखेंगे? 100/80। और ये काम कितने दिन तक चलता है? 2 साल तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? लगातार 2 साल तक। तो एक बार और लिख दीजिए 100/80। कोई दिक्कत नहीं। चलिए काटा पीटी स्टार्ट कीजिए। इस जीरो के साथ ये जीरो कट जाएगा। फिर इस जीरो के साथ यहाँ पे जीरो कट जाएगा। अब काटिए। नहीं कट जाएगा। 2 चौके 8, 25 चौके 100। फिर ये कट जाएगा 2 चौके 8, ये भी कट जाएगा 25 चौके 100। कोई दिक्कत नहीं आता। अब काट दीजिए। 4 दूना 8, ये कट जाएगा। फिर इस 2 को इससे काट दीजिए। 2 दूना 4। ऐसे कट गया? गलत तो नहीं कट गया? डबल जीरो के साथ डबल जीरो खत्म। रुक जाइए, लगता है गलत कट गया। कोई नहीं, रुक जाइए 1 सेकेंड। फिर से कर लेते हैं इसको। जनसंख्या क्या था? 8,000। 20% की कमी। तो क्या लिखेंगे? 100/80। ये क्रिया 2 साल तक चला। तो फिर लिखेंगे एक बार और 100/80। ठीक है। अब काटिए। इस जीरो के साथ ही जीरो काट दीजिए। फिर इसके साथ ही कट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं।
8,000 है, 8,000 को हम लोग इस 8 से भाग देंगे तो 1,000 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब कौन सा कट रहा है देखिए, इसको काट दीजिए, 50 से काटिए, 50 चौका 100, 4 दूना 8, फिर काटिए, 25 दूना 50, 2 दूना 4, 500 से 2 को काट दीजिए, कट गया, सब कट गया तो क्या हो गया, 500 गुना 2, बचे 25, ये कितना हो गया 125 पर डबल जीरो बैठा दीजिए। कहीं काटने में हमको लगता है मिस्टेक हो गया था, इसमें काटने में कहीं हो सकता है तो छूट गया होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं कि अच्छा समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, इसमें 8,000 को लिख देना है और एक कमी या वृद्धि देखना है कि क्या हो रहा है। तो 20% का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो कमी जब होगा तो 100 से घटा करके लिखेंगे और वृद्धि जब होगा तो 100 में जोड़ करके लिखना है। 20% का कमी हो रहा है तो लिख देंगे 100/100 में 20 घटा देंगे यानी 80। फिर एक क्रिया कितने वर्ष तक चला है, 2 वर्ष तक, तो 2 बार लिख देंगे 100/80, 100/80 और इस नीचे वाले 2 जीरो को ऊपर वाले 2 जीरो के साथ कट जाएगा। इसी तरह से सबको काट करके अंतिम में 500 को 25 से गुना कर देंगे, 12,500 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अच्छा समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हुआ तो बताइए। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 7वां, 8वां, ये तो 7वां ही था। चलिए देखिए 8वां नंबर सवाल क्या कहता है। आठवां नंबर का जो सवाल है आप लोगों को खुद से बनाना है और आप लोगों को समझ लीजिए कि टास्क के रूप में दिया जा रहा है। लिखा है 9 और 16 का मध्यानुपाती क्या होगा। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में मारिए, कमेंट कीजिए इसके जवाब में। कमेंट में इसका जवाब दीजिए। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में ही इसका जवाब भी पूछना भी है। इस सवाल को कमेंट में ही पूछ भी लेना अगर नहीं बनेगा तो। चलिए 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में क्या कहता है, एक त्रिभुज के कोनों का मान, एक त्रिभुज के कोनों का मान, एक त्रिभुज के कोनों का मान दिया हुआ है 2:3:5 है। तो बड़ा कोण, तो बड़ा कोण का मान क्या होगा। ठीक, बड़ा कोण का मान क्या होगा। देखिए त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है पहले ये देखना है। इसका मान जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2:3:5। त्रिभुज के तीनों कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तीनों कोण का योग क्या होता है, तीनों कोण का योग क्या होता है 180 डिग्री।
कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो हमको क्या लिखना है, क्या लिखा हुआ है, 2:3:5, 2 3 5 5 10। इसी 10 रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 180। तो एक रेशियो निकाल देना हमको, 180/10 काट दीजिए, 0 के साथ 0 कट जाएगा, कितना आ गया, 18। और हमको कहा था क्या है, बड़ा कोण। तो इसमें सबसे बड़ा कोण कह रहा है, बड़ा कोण कौन होगा, सबसे बड़ा कोण यही हो जाएगा, 5 रेशियो। तो हमको निकालना है 5 रेशियो का वैल्यू। क्या हो जाएगा, 5×18 हो जाएगा 90। बहुत आसान था, उम्मीद करते हैं कि अच्छा समझ में आया होगा। ट्रिकी क्वेश्चन है, बस इस सब क्वेश्चन को 2 बार 4 बार 5 बार जहाँ तक हो सके रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के बाद 2-4 बार रिवीजन कीजिएगा, अपने आप माइंड सेट कर जाएगा इस सवाल पर। एक भी सवाल इस टाइप का सवाल जो है गलत नहीं होगा। जहाँ तक कोशिश कीजिए कि रिवीजन में कमी नहीं रहे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। इस टॉप 20 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, यानी इस 20 क्वेश्चन में 10वां क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात अनुपात 2:3 है। क्या दिया हुआ है, 2:3 है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इनका गुणनफल, तथा इनका गुणनफल इनका गुणनफल 96 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या होगी, इसमें जो है मान मांग रहा है किसका, बड़ी संख्या का मान मांग रहा है। चलिए देखते हैं, अनुपात में दोनों संख्या क्या है, 2:3 है। अनुपात में क्या दिया हुआ है, 2:3। तो इसको हम लोग मान सकते हैं, 2 को भी x मान सकते हैं, 3 को भी x मान सकते हैं। x मान लेने से होगा क्या, बनाने में थोड़ा सा हम लोगों को आसान होगा और समझने में बहुत आसान होगा। इसको मान लीजिए क्या लिखा है, 2:3 है। इसको हम लोग ऐसे मान सकते हैं 2x, और इसको मान सकते हैं 3x। इसी दोनों का गुणनफल क्या दिया हुआ है, 96। गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 6x²। इसी 6x² का वैल्यू कितना दिया है, 96 दिया हुआ है। x² का निकालिए, 96/6 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी प्रकार कोई समस्या है तो बोलिए। x² का वैल्यू कितना आ गया, x² का वैल्यू आ गया 16। अभी इस पावर को हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा,
√16 इसका वैल्यू हो जाएगा 4। x का वैल्यू कितना आ गया 4। हम लोगों को क्या कहा है निकालने के लिए बड़ी संख्या, लिख दीजिए बड़ी संख्या। बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 3x। 3x है बड़ी संख्या, 3x 3 और x का वैल्यू कितना आया 4। कर दीजिएगा 12। बहुत आसान है, कुछ नहीं इस टाइप का सवाल है, बनाइए। हम बार बार कह रहे हैं कि एक सवाल को कम से कम 5 बार रिवीजन कीजिए। कितना बार रिवीजन करना है 5 बार। सवाल याद हो जाएगा, 5 बार में सवाल याद हो जाएगा। अगर जो सवाल समझ में नहीं आवे उसको खूब रिवीजन कीजिए, जितना रिवीजन कीजिए कि रिवीजन करते करते सवाल याद हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप 2-4 बार रिवीजन कीजिएगा सवाल आपके माइंड में सेट हो जाएगा। कोई भी सवाल अगर समझ में नहीं आ रहा है उसको 2 बार 4 बार रिवीजन कीजिएगा तो आपके दिमाग में सेट कर जाएगा। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आपका भाई आपके साथ खड़ा है हमेशा। मैथ और रीजनिंग में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आपका भाई आपके साथ खड़ा है। बस इस चैनल का नाम है बस इस चैनल का नाम है बिहार सिलेक्शन किट 247। इसको आप लोग क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन की घंटी जो होता है ऑल नोटिफिकेशन के लिए उसको ऑन कर दीजिए, जिससे कि छोटी छोटी कोई भी इंफॉर्मेशन होगा आप तक पहुंचेगा। और मैथ और रीजनिंग इसके लिए हमेशा आपका भाई तैयार है। कोई भी समस्या होगा मैथ रीजनिंग में, किसी भी सवाल में कोई डाउट होगा तो नंबर है 7992272447 पर कॉल कीजिए। आपकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से किया जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 11 नंबर। चलिए 11 नंबर सवाल पर आ जाइए। देखिए 11 नंबर सवाल क्या कहता है, 750 की 750 रुपया की राशि कितने प्रतिशत की दर से 750 रुपया की राशि कितने प्रतिशत की दर से 150 150 रुपया दर से कितने प्रतिशत की दर से 2 वर्ष में 2 वर्ष में साधारण ब्याज साधारण ब्याज 150 रुपया दे देगी दे देगी। चलिए बनाइए। कहता है 750 रुपये की राशि कितने प्रतिशत की दर से
2 वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपया दे देगी। दर पूछ रहा है ना। चलिए बनाइए, तब तक हम एक काम कर लेते हैं। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन क्या कह रहा है। राशि कितना है 750 रुपया, और इसको पूछ रहा है कि 150 रुपया कितने प्रतिशत की दर से हो जाएगा जब समय दिया हुआ है 2 वर्ष और ब्याज दिया हुआ है 150 रुपया। दर पूछ रहा है तो फार्मूला लिखिए, दर बराबर होता है, सूत्र है ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन गुना समय। कोई दिक्कत नहीं फार्मूला में? फार्मूला में अगर कोई दिक्कत है किसी को तो बोलिए। दर बराबर ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन, ये मूलधन लिखा हुआ है, मूलधन गुना समय। बस इस पूरे मान को इस पर बैठा दीजिए। बिल्कुल समझिए, निर्जीव सवाल है, कुछ नहीं दम है इसमें। मान बैठाइए। ब्याज कितना है 150, 150 गुना 100 बट्टे मूलधन कितना दिया हुआ है 750, और इसका समय कितना है 2 साल। लिख दीजिए। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? चलिए काटिए, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे। आगे देखिए, 15 पंचे 75, ये भी कट जाएगा। अब काटिए, इस 5 से इस 100 को काटिए, 20 पंचे 100, ये कट जाएगा इसके साथ। इस 2 को इस 20 से काट दीजिए, 10 दूना 20, सब कट गया, सब कट गया। कितना आ गया 10%। उम्मीद करते हैं कि अच्छा समझ में आया होगा। बिल्कुल छोटा छोटा क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, सब ट्रिकी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल सीजीएल एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ है। और इसी तरह से ज्ञान का लेवल चाहे जो भी हो, क्वेश्चन हम लोगों का इसी सिलेबस के अंदर रहेगा सारा। हम लोगों का सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो, शक हो, तो उसको पहले 2-3 बार रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिस जिस जो कि आप लोगों से नहीं बन पाएगा। चलिए सवाल नंबर 12वां को देखते हैं। देखिए क्या कहता है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 108 है। 12 नंबर में क्रमागत सम संख्या का औसत औसत कितना है 108।
108 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 108 है। तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या के बीच का योग क्या होगा? सबसे तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? ठीक है। देखिए कितना पेचीदा सवाल है और कितना आराम से बनेगा। इसका औसत कितना दिया हुआ है, पहले ये चीज लिख लीजिए। औसत जो दिया है इसका 108 दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, बिल्कुल कॉन्सिस्टेंट हो जाइए। औसत कितना दिया हुआ है इसका? 108 दिया हुआ है। औसत जो होता है बीच का संख्या होता है। औसत कहाँ का होता है? बीच का संख्या। जब भी कोई सवाल में मेंशन करे कि इसका औसत इतना दिया हुआ है, तो समझ लीजिए कि औसत जो दिया हुआ होता है बीच वाली संख्या होता है। तो इस संख्या के कहीं ना कहीं दो संख्या उस साइड बैठेगा और दो संख्या इस साइड बैठेगा, फिर ये बीच में आ जाएगा। दो दो संख्या दोनों तरफ बैठेगा तो क्या हो जाएगा? ये बीच में आ जाएगा। तो मान लीजिए इधर कितने संख्या को बैठाना है? 2 संख्या को, और इधर भी 2 ठो संख्या को बैठाना है। फिर इसमें ये क्या आ जाएगा? बीच में आ जाएगा औसत इसका। चलिए देखिए, कह रहा है सम संख्या। कौन सा संख्या कह रहा है? सम संख्या। किस संख्या की बात हो रही है? सम संख्या। तो ये क्या है? 108 है। और 108 से पहले, इससे पहले जब भी बैठेगा कोई संख्या तो इससे छोटा बैठेगा। यहाँ पर 108 से छोटा और सम संख्या क्या है? 106। 107 भी संख्या है, लेकिन 107 क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या को नहीं बैठाने के लिए कह रहा है, सम संख्या को बैठाने के लिए कह रहा है। और 106 से छोटा सम संख्या क्या है? 104। अब चलिए 108 से बड़ा, 108 से बड़ा संख्या क्या होगा? 110। और 110 से के बाद फिर क्या होता है? 112। और इसी में कहता क्या है? अब देखिए अगला लाइन फिर पढ़िए। फिर कहता है सबसे छोटी, क्या कह रहा है? सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का योग, यानी सबसे छोटा और सबसे बड़ी संख्या के बीच का क्या करना है? योग निकालना है। तो सबसे छोटा कौन सा संख्या है? ये संख्या सबसे छोटा है और ये संख्या क्या है? सबसे बड़ा है। ये दोनों का क्या कर देना है? योग कर देना है। 104 में 112 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 216। यही 216 जो है इसका आंसर है। कितना चालाकी से निकल गया आंसर। बहुत आसान था। आप लोग एक दो बार रिवीजन कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को खूब अच्छा समझ में आएगा। अच्छा से आप लोगों भी बना दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को, अच्छा खासा समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल, 13 नंबर सवाल में। आइए 13वां नंबर सवाल देखिए।
सवाल नंबर 13। 13 नंबर में देखिए क्या कहता है सीमा है कि वार्षिक आय सीमा सीमा की वार्षिक आय सीमा की वार्षिक आय 15 लाख है। कितना है? 15। 15 पर 5 जीरो है। तथा हर महीने हर महीने वह 30,000 30,000 हो गया ना। हर महीने वह 30,000 क्या करती है? EMI में देती है। EMI में देती है। उसकी मासिक वेतन का मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI में जाता है? उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI में जाता है? देखिए इसका टोटल कमाई कितना है? 15 लाख है। ये 15 लाख जो है वार्षिक है, यानी 1 साल का कमाई इसका क्या है? 15 लाख है। लिख दीजिए 1 ईयर का कमाई कितना है? 15 लाख। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है? 1 मंथ का निकालना है। क्या करना है? 1 मंथ का। एक महीना का निकालना है। क्या करेंगे? इस 15 लाख को क्या करना पड़ेगा? एक महीना का निकालने के लिए 12 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 से जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? भाग दीजिए। 12 के 12 कितना बच गया? 3। 12 और 30 और लगा दीजिए 3 ठो जीरो, यानी एक महीना का इसका कमाई कितना हो गया? एक महीने का कमाई हो गया 1,25,000 रुपया। एक महीना का कमाई कितना हो गया? 1,25,000। और इसी 1,25,000 में क्या करती है? EMI वाला को कितना देती है? 30,000 रुपया पर महीना देती है। चलिए लिखिए यहाँ पर, लिखिए EMI वाला कितना लेता है? 30,000 पर मंथ। किसमें से? 1,25,000 से। और इसको कहता है परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे? 00 से गुना कर दीजिए, नहीं 100 से गुना कर दीजिए। 1 पर 00 काटिए। 1 2 3 1 2 3। ठीक, चलिए और कोई कटने वाला है? काटिए। 25 चौका 100, 25 पंचे 125। फिर इस 5 को इस 30 से काट दीजिए। 6 पंचे 30 कट गया। बचा क्या? 6 गुना 4, 6 चौके 24। अपने मासिक वेतन का
कितना प्रतिशत ईएमआई वाला को देती है? 24%। उम्मीद करते हैं कि अच्छा समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए, कहता है एक साल का कमाई कितना है? 15 लाख है। तो एक महीने का कमाई पहले निकालेंगे, तो 15 लाख को 12 से भाग दिए तो एक महीना का कमाई आया 1,25,000। और इसी 1,25,000 में क्या करती है? 30,000 रुपया पर महीना ईएमआई वाला को देती है, यानी फाइनेंस वाला को देती है 30,000 रुपया मंथली। तो 30,000 बटे 1,25,000 गुना परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से गुना। तो क्या हो गया? ट्रिपल जीरो के साथ ट्रिपल जीरो कट गया, यहाँ बच गया 125, और यहाँ 100 है, यहाँ पर 30। 125 को काटेंगे, 25 चौका 100, 25 पंचे 125। इस 5 को काट दीजिए, 30 से 6 पंचे 30, बच गया ऊपर में 6, और यहाँ पर ऊपर में 4 बच गया। 6 को 4 से गुना कर देंगे, 6 चौके 24, यानी 24% इसका इनकम का, मंथली इनकम का 24% कहाँ जा रहा है? ईएमआई में जा रहा है। 24% कहाँ जा रहा है? ईएमआई में जा रहा है। ईएमआई में 24% जा रहा है ईएमआई में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा सवाल में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 14। नंबर का सवाल देखिए। कहता है एक परीक्षा में संगीता 272 अंक प्राप्त किए। सवाल नंबर 14। एक परीक्षा में संगीता 272 अंक प्राप्त किए। जो 64%, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर है। क्या है? 64% अंक प्राप्त करने के बराबर है। तो बराबर है तो संगीता को परीक्षा में कितने अंक मिले? ठीक है ना? परीक्षा में कितने अंक मिले? सवाल को देखिए एक बार। ठीक है, देखें कितना अंक प्राप्त किया इन्होंने? 272 अंक। और वही 272 अंक किसके बराबर है? 64% के बराबर है। तो परीक्षा में कितना अंक का परीक्षा हुआ है? टोटल अंक कितना है इस परीक्षा का? इस सवाल में
विकल्प देते हैं, यानी ऑप्शन देते हैं, आप लोग इस सवाल को करके बताइएगा। पहला है 425, ऑप्शन बी यानी दूसरा में दिया है 600, ऑप्शन सी तीसरा दिया हुआ है 375, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 380। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट कीजिए। और फिर आप लोगों का भी हम देखते हैं कि कितना परसेंट समझ में आता है। इस सवाल का जवाब कर दीजिएगा तो समझ जाएंगे कि इससे पीछे वाला 13 सवाल जो बना है आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं। 15वां नंबर सवाल। देखिए 15 नंबर का सवाल क्या कहता है। 15 नंबर कह रहा है 8000 की राशि कितने समय में, 8000 की राशि कितने समय में 96, कितने समय में 10% की दर से, कितने समय में 10%, 10% की दर से, 10% की दर से 9600, 9600 रुपया हो जाएगी। ये क्या मांग रहा है, समय पूछ रहा है, कितने समय में, है ना। चलिए इसको करते हैं। समय निकालने का फॉर्मूला होता है, समय बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। बस इतना अगर हम लोग लिख लिए तो समझ लीजिए सवाल बन गया, इसमें कुछ नहीं बचा। कितना दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया हुआ है 8000, और 8000 से बढ़कर के कितना हो जा रहा है 9600 रुपया। तो कहीं ना कहीं 8000 जो, यही 8000 9600 रुपया जो बना रहा है, तो देखेंगे कि ब्याज कितना दे रहा है 8000, तो 8000 रुपया बढ़ करके कितना हो जा रहा है 9600 रुपया। इसका मतलब ब्याज कितना दे रहा है 1600 रुपया ब्याज दे रहा है। स्पष्ट है कि ब्याज कितना दे रहा है। जाहिर सी बात है कि हम लोग 8000 मूलधन अगर लेकर के कोई काम कर रहे हैं और वह बढ़ करके 9600 हो जा रहा है, तो ब्याज कितना दिया होगा 8000, 1600 ब्याज दिया होगा। तो क्या करेंगे, लिख देंगे, यहाँ पर लिख दीजिए 1600 ब्याज गुना 100 है, 1600 गुना 100 बट्टे मूलधन, मूलधन कितना दिया है 8000, लिख दीजिए 8000 गुना दर कितना दिया हुआ है 10%, लिख दीजिए 10, काटिए 1 2 3, 1 2 3, इस जीरो से इस जीरो को फिर काट दीजिए, क्या बचा 8 बच गया नीचे, ऊपर में 16, 8 दूना 16, सब कट गया, क्या बच गया 2, यही 2 साल इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पूछ रहा था कितने समय में 9600 होगा, कितने समय में हो जाएगा 9600, 8000 10% की दर से कितने समय में 9600 हो जाएगा, 2 साल में 9600 हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा समझ में आया होगा। एक भी सवाल ऐसा नहीं है जिसमें आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा।
क्योंकि समझाने का ट्रिक कुछ अलग ही है। ट्रिक के हिसाब से समझ में आता है क्वेश्चन, बिल्कुल ठीठी अंदाज में। एक भी सवाल को बिना समझाए नहीं छोड़ा जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 16। लास्ट का जो दो चार सवाल है, इसको छोड़ करके नहीं जाना है, क्योंकि बस यही सवाल इम्पोर्टेंट है। 16 नंबर का सवाल आ जाइए, देखिए क्या कहता है। यदि 6,18,39 और x समानुपाती है, तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? ठीक है, x का मान मांग रहा है। देखिए कैसे बनाना है इसको। समानुपाती का जब बात करें तो हम लोगों को कैसे करना है, पहले इसको सेट कर लीजिए। क्या लिखा है? इसको हम लोग अनुपात रेशियो में भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 6:18 समानुपात 39:x, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब क्या करना है, इस टाइप का क्वेश्चन जब हो जाए तब x का मान मांगे या अनुपातिक पूछे तो हम लोग को क्या करना है, गुना कैसे करना है। देखिए, इस साइड वाले को साइड के साथ तुलना करना है और बीच वाले को बीच वाले के साथ तुलना करना है। कहने का मतलब 6 को इस x के साथ कीजिए और 18 को 39 के साथ कीजिए। 39 है, काटिए, 6×18, x बराबर क्या हो जाएगा, 3×39 कर दीजिए। 3×9 = 27 के साथ 3×3 = 9 2 11 117। बहुत आसान है। कभी कभी अभी तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोमा करके दिया है, कभी कभी ऐसा लिख देगा 2:4 1:x का मान निकाले, कह देगा इतना का मान निकाले। तो इस क्वेश्चन को मान लीजिए क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब कमेंट करके बताइएगा क्या होता है। और इसमें एक बार फिर से समझ लीजिए, 6,18,39 और x दिया हुआ है तो x का मान पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे 6:18। अनुपात नहीं भी लिखे तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं इसको, ऐसे 6:18,39 और x, फिर उसी तरह से बगल वाले को बगल वाले के साथ और बीच वाले दोनों को एक साथ क्या कर देना है, तुलना कर देना है, बस आंसर सेम आएगा। और सजाने का तरीका ये बताया गया, किस तरह से हम लोग इसको सजा करके लिख सकते हैं, और इस तरह से भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 17। सत्रह नंबर का सवाल देखिए क्या कहता है।
एक कक्षा में किसी दिन एक कक्षा में एक कक्षा में किसी दिन एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र 5% छात्र अनुपस्थित 5% छात्र अनुपस्थित हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या यदि उपस्थित गलत है क्या? उपस्थित ऐसे नहीं लिखना है। उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे, है ना। उपस्थित छात्रों की संख्या क्या है? 38 है तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे। चलिए देखिए, इसको हम लोग मान करके भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। पहले देखिए मान करके बनाइए। मान लीजिए कक्षा में उपस्थित कुल छात्रों की संख्या x है। मान लीजिए कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितना है? x है। 5% क्या कह रहा है? अनुपस्थित। तो बचा कितना? 95%। 95/100 और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 38 दिया हुआ है। चलिए काटिए। 19 पंचे 95, 20 पंचे 100, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिखिए, अब हो गया 19x बराबर 20 गुना 38। काटिए, 19 दूना 38 से कट जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 20 गुना 2, कितना आ गया? 40। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या हो जाएगा? 40। बहुत आसान था, कुछ नहीं है। बस हम लोगों को क्वेश्चन लिखने में जितना समय लग जाता है, बनाने में कुछ समय नहीं लगता है। थोड़ा सा रिवीजन कीजिए। एक भी सवाल ऐसा नहीं है कि जो समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल शॉर्ट मेथड से बनाया गया है। एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो कि आप लोगों को बनाने में कठिनाई उत्पन्न करेगा। इसी को हम लोग अगर मान लीजिए ऐसे बनाए, 5% का वैल्यू जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5% का वैल्यू देख लेते हैं। 5% का वैल्यू मान लीजिए 38 से दिया हुआ है। 5% का वैल्यू 1% हम लोग को निकालना है। 1% निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा? 38/5। अब हमको क्या निकालना है? 40% का वैल्यू निकालना है। कितना का निकालना है? 5% 38 मानेंगे तो फिर लेन दी जाएगा। नहीं, छोड़ दीजिए, बहुत बड़ा हो जाएगा। इस ऐसे नहीं बनेगा। यही ठीक है, यही तरीका ठीक है। चलिए 17 हो गया। 18वां नंबर का सवाल देखते हैं। अठारह नंबर में देखिए क्या कहता है। 540
रुपया पर 6%, 18 नंबर, 540 रुपया पर 6% की वार्षिक दर से, की वार्षिक दर से 7/2 वर्ष में, 7/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या होगा? प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या है? हो गया। चलिए बनाते हैं इसको। क्या कह रहा है? इसका मूलधन कितना दिया हुआ है? 540 रुपया। दर दिया हुआ है 6% और समय जो दिया हुआ है 7/2 वर्ष, यानी 3.5 वर्ष दिया हुआ है। चलिए बनाइए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? लिखिए, SI, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT अपॉन 100। P से मूलधन होता है, R से दर होता है और T से क्या हो जाता है? समय हो जाता है। चलिए इस पर सेट कीजिए इसको। कितना दिया हुआ है मूलधन? 540 रुपया। दर क्या है? 6%। और इस समय कितना दिया हुआ है? 7/2 साल। पूरे में बट्टे देकर के लिखिए 100। अब ये 2 जो है कहाँ आ जाएगा? नीचे। उल्टे का 2 कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे तब इसको हम लोग? 540 गुना 100 6 गुना 7/100 गुना 2। ठीक है, अब काटिए। जीरो के साथ जीरो कट जाएगा और कटिया कौन सा कटेगा देखिए। 3 दूना 6, 5 दूना 10 कट जाएगा। अब काटिए। इस 2 से 27 दूना 54 कट जाएगा और देखिए कौन सा कटने वाला है। और देखिए कैसे बच गया। 27 गुना 3 गुना 7/, नीचे 5, 27 दिया 81 कर दीजिए गुना। 27 को 21 से गुना कर दीजिए। 7 2 14, 14 2 16, 2 दूना 4 1 5, 500, 567/5। बस यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं इसको। अगर इसको हम लोग भाग देंगे तो क्या आएगा? भाग देंगे तो 113.4 आएगा। यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई नहीं काट सकता है। इसको भी आंसर छोड़ दें। अब देखिए आंसर कैसे हम लोगों को किया जाता है, करना होता है डील। अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मान लीजिए ऑप्शन A B C D। इस 4 ऑप्शन में मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 567/5। दूसरा में लिखा हुआ है 600/5। तीसरा में लिखा हुआ है 912/5। चौथा में लिखा हुआ है 400/5। तो हम लोग को क्या करना है? अगर बट्टे में दिया हुआ आंसर तो हम लोग को बट्टे में ही छोड़ देना है। अगर दशमलव में दिया रहेगा तो यहाँ तक अगर हम लोग ला लेंगे तो इसको दशमलव में भी लाएंगे। वो क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से इसको किया जाता है, आगे प्रोसेस किया जाता है इसका। क्वेश्चन अगर बट्टे में दिया हुआ आंसर लास्ट में जाकर आंसर अगर बट्टे में छोड़ दिया है तो इसको हम लोग भी बट्टे में ही छोड़ देंगे। अगर दशमलव में ला लिया है, ऑप्शन दशमलव में है, तो इसको भाग देकर के दशमलव में ला करके तब मारेंगे टिक। चलिए उम्मीद करते हैं कि अच्छा समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा सवाल में। अगला सवाल देखते हैं।
19 नंबर का सवाल। लास्ट तक रुके रहिए, लास्ट में ही ट्रिकी सवाल है, पेचीदा सवाल सब लास्ट में ही है। सवाल नंबर 19। नंबर में देखिए क्या कहता है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 47 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना दिया है, 47 है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। सबसे छोटी तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, अभी तक सवाल लिखा गया है। देखिए क्या कहता है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है। औसत जो है इसका 47 दिया हुआ है। कितना दिया है, 47। तो लिखिए यहाँ पर, और औसत जो होता है, औसत क्या होता है, किसी भी संख्या का औसत जो होता है बीच में होता है। तो इसका औसत क्या दिया है, 47 दिया है। और संख्या कितना है, 4। औसत जब बीच में होता है, संख्या 4 दिया हुआ है, यानी 4 संख्या का औसत मांग रहा है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि 2 ठो संख्या इधर बैठेगा और 2 ठो संख्या इधर बैठेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए संख्या कौन सा बैठेगा, अब उस पर हम लोग पहले मंथन करते हैं। संख्या कौन सा बैठना है, जब भी बैठेगा तो कौन सा संख्या बैठेगा, सम संख्या बैठेगा। 47 तो सम संख्या नहीं है, तो इससे पहले कौन सा संख्या है, इससे पहले जब बैठाएंगे तो पहले वाला सम संख्या देखेंगे कौन सा सम संख्या होता है, 46। 46 से पहले कौन सा सम संख्या होता है, 44। चलिए अब 47 के बाद आइए, 47 के बाद सम संख्या क्या होता है, 48। और 48 के बाद फिर सम संख्या क्या होता है, 50। अब देखिए अगला लाइन क्या कहता है, लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। क्वेश्चन का जवाब उसी में होता है, एक एक लाइन पढ़ते जाना है और उसका जवाब ढूंढ करके लिखते जाना है। इसके बाद अब देखिए क्या कहता है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर। तो सबसे छोटा संख्या ये है और सबसे बड़ा ये है, दोनों का अंतर, दोनों का क्या कर देना, अंतर। दोनों के बीच कितना का अंतर है, 6। बस यही हो गया आंसर। क्या, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, तो यही अंतर कितना होगा, 6 आंसर अंतर होगा। यही आंसर है। उम्मीद करते हैं कि अच्छा समझ में आया होगा। कुछ नहीं है इस टाइप के सवाल में, एक बार फिर सुन लीजिए क्या था। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 47 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो औसत दिया हुआ, यानी औसत जो होता है बीच बीच वाला संख्या, हम लोग को औसत पहले लिख लेना है। उसके बाद देखेंगे, इससे पहले अगर कहेगा सम संख्या कहेगा तो सम संख्या खोजेंगे, विषम संख्या कहेगा तो विषम संख्या खोजेंगे। तो 47 से पहले सम संख्या क्या होता है, 46। 46 से पहले फिर सम संख्या 44, फिर 47 के बाद देखेंगे, 47 के बाद सम संख्या 48, और 48 के बाद सम संख्या क्या होता है, 50। अब कहा है सबसे छोटा और सबसे बड़ा के अंतर, सबसे छोटा 44 है और सबसे बड़ा क्या है,
50। दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 6। बस यही इसका आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन। इस सेशन का क्या है? लास्ट। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी अररिया से पूर्णिया एक रेलगाड़ी अररिया से पूर्णिया 60 किलोमीटर घंटा की गति से 60 kmh यानी किलोमीटर घंटा की गति से जाती है तथा 40 किलोमीटर घंटा 40 kmh 40 किलोमीटर घंटा की गति से वापस आ जाती है। तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है? तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है? तथा जाने वाली चाल और औसत चाल के बीच कितना अंतर है? तथा जाने वाली चाल और औसत चाल के बीच कितना अंतर है? ठीक है, सवाल तो देखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। चलिए कोशिश कीजिए। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। कहता है एक रेलगाड़ी अररिया से पूर्णिया 60 किलोमीटर घंटा की गति से जाती है तथा 40 किलोमीटर घंटा की गति से वापस आ जाती है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है? यहाँ तक एक क्वेश्चन बन गया, फिर यहाँ से एक क्वेश्चन और बन गया। कहता है तथा जाने वाली चाल और औसत चाल के बीच कितना अंतर है? एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन गया। चलिए इसको हम लोग सबसे पहले डील करते हैं। औसत चाल पहले लीजिए। औसत चाल बराबर होता है 2xy/2
x प्लस वाई। लिखिए ए जो है x का काम कर रहा है और ए वाई का काम कर रहा है 40 किलोमीटर और ये 60 किलोमीटर। तो लिख देंगे 2 गुना 60 गुना 40 बटे x 60 प्लस 40। देखिए 2 इंटू 60 इंटू 40। इस दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आवे, नीचे जोड़ या घटाओ या ऊपर कहीं रहे, तो जोड़ करके काटना है। ऐसा नहीं कि इस जीरो से इस जीरो, इस जीरो से इस जीरो काट देंगे तो ये गलती हो जाएगा। ऐसा नहीं, अभी ऐसा गलती से भी नहीं करना है। इस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब काटिए, इस जीरो के साथ ये जीरो कटेगा, फिर इस जीरो के साथ ये कट जाएगा, तो क्या सब बचा, 2 गुना 6 गुना 4, 2 6 के 12 चौका 48। इसका औसत चाल क्या हो गया, 48। इसका जो है औसत चाल क्या आ गया, औसत चाल हो गया 48। 48। अब देखिए क्या कहता है, दूसरा लाइन में क्या कहा था, जाने वाली चाल और औसत चाल के बीच का अंतर कितना था। जाने वाली चाल कितना था, 60 किलोमीटर घंटा था। तो अंतर लिख देंगे, फिर जाने वाली चाल और औसत चाल के बीच का अंतर, अंतर लिख दीजिए, अंतर अंतर 60 में क्या घटा देना है, 48, ये हो जाएगा 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 और 48, यही इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर किसी भी सवाल में किसी तरह का कोई समस्या हुआ होगा तो कमेंट कीजिए, और कमेंट में क्वेश्चन को लिख करके भेजिएगा, उसका जवाब निश्चित मिलेगा। कमेंट में जिस क्वेश्चन में परेशानी होगा उस क्वेश्चन को क्या करना है, लिख करके भेजना है। और इस चैनल का नाम है बिहार। चैनल का नाम है बिहार सिलेक्शन किट, किट 247। यानी इस बिहार सिलेक्शन किट 247, सिलेक्शन मतलब क्या कराएगा, सिलेक्शन कराएगा। क्या कराएगा, सिलेक्शन। और इसमें हम लोगों को क्या करना है, एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो कि किसी न किसी एग्जाम से बाहर है, यानी सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन की घंटी को ऑन कर देना है, जिससे कि आने वाले ऑल नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।